उसके प्राकृतिक स्वरूप को बदले हुए उसे पर्यटकों के लिए भी सुलभ बनाए। जैसे मैं देख रहा हूं यहां पर काफी परिवर्तन आया है और आने वाले पर्यटकों की संख्या भी इस डियर पार्क में काफी बड़ी है। एक दिन में जू में अधिकतम 8,000 लोग यहां पर भ्रमण कर रहे हैं और एक वर्ष में रेवेन्यू में भी 4 करोड़ रुपए। इसी तरह के और भी सुविधाएं और विकसित की जाएं ताकि बच्चों को और युवाओं को सहस्तित्व के बारे में और हम जागरूक कर सकें और उनको प्रकृति प्रेमी बना सकें और प्रकृति के साथ साथ जीवन पद्धति कैसे आगे बढ़े यह उसके जीवन में भी आए, उनके अपने संस्कारों में आए। और सहअस्तित्व के दृष्टिगत उत्तराखंड का ये महत्वपूर्ण स्थान भी है। वन्य जीवों का महत्व भी सहअस्तित्व के लिए दृष्टिगत अत्यधिक है और छोटे छोटे प्रयास हमारे आने वाले समय में राज्य के पर्यटन और आर्थिकी के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। बहुत बड़ा आधार हमारी आर्थिकी का बन सकते हैं और हम लगातार खोजते हैं। जब हमारा वित्त विभाग बहुत सारे पहलुओं पर विचार करता है तो हम देखते हैं कि जो हमारे पास पोटेंशियल है, जो हमारे पास क्षमता है, उस क्षमता का कैसे हम अधिक से अधिक उपयोग करें और सभी का एक बैलेंस बनाते हुए, समन्वय बनाते हुए इकोलॉजी, इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी, इनको अगर हम बैलेंस बनाते हुए काम करेंगे तो हमें बहुत सारे मार्ग दिखाई देंगे और जहां हमारा पोटेंशियल है वहां से हम राज्य की आर्थिकी को भी बढ़ा सकते हैं, पर्यटन को भी बढ़ा सकते हैं, अन्य संसाधनों को भी बढ़ा सकते हैं। हमारे सामूहिक प्रयासों से बाघ, गुलदार, हाथी, हिम तेंदुए जैसे दुर्लभ वन्य प्राणियों की संख्या में भी उत्साहजनक रूप से वृद्धि हुई है। अभी हम देख रहे थे, अगर देश के घनत्व के अनुरूप अगर हम उसका आकलन करें तो पूरे देश के अंदर सबसे अधिक टाइगर हमारे ही राज्य में है, उत्तराखंड में। वैसे हमारा नंबर 3रा है, लेकिन अगर हम घनत्व की दृष्टि से इसका आकलन करें तो हम पहले नंबर पर आते हैं। परंतु इनके साथ साथ मानव वन्य जीव संघर्ष की चुनौतियां भी हैं। इस संघर्ष को कम करने के लिए हम आधुनिक तकनीकी और वैज्ञानिक उपायों का उपयोग कर रहे हैं। भाइयों बहनों, मैं आप सभी को आज के इस अवसर पर आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सरकार वन्य जीव संरक्षण के लिए निरंतर प्रयासरत है। प्रदेश में नए इको टूरिज्म मॉडल पर काम चल रहा है ताकि लोग जंगलों से जुड़ें लेकिन प्रकृति का नुकसान न पहुंचे। वन विभाग को आधुनिक तकनीकी जैसे ड्रोन, जीपीएस की सुविधा दी जा रही है ताकि वन्य जीवों की निगरानी और सुरक्षा और बेहतर ढंग से की जा सके। स्थानीय लोगों के लिए आजीविका के नए अवसर पैदा किए जा रहे हैं। इसका एक उदाहरण हमारा फाटो रेंज भी है, जहां पर एक वर्ष के अंदर 20 करोड़ से भी अधिक का लोगों ने रोजगार किया है। आसपास के लोगों को अनेक प्रकार से रोजगार का अवसर मिला है, उनकी आजीविकाएं बढ़ी हैं और स्थानीय लोगों के आजीविका के नए नए अवसर पैदा हो रहे हैं ताकि वो जंगलों की रक्षा और वन्य जीवों की सुरक्षा के में भी अपना सक्रिय रूप से योगदान दें। भाइयों बहनों, हमने 1 लाख युवाओं को सीएम यंग इकोप्रेन्योर बनाने की बात कही थी। वो स्कीम भी अब हमारी आगे बढ़ रही है, रंग ला रही है। मुझे बताया गया कि इस स्कीम के अंतर्गत नेचर गाइड, ड्रोन पायलट, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, इको टूरिज्म, वन्य जीव टूरिज्म और आदि कौशल कार्यों को एक उद्यम के रूप में परिवर्तित किए जाने की दिशा में काम आगे बढ़ चुका है। इस सबके साथ साथ प्रदेश के प्रत्येक जिले में छात्रों के लिए इको क्लब के जरिए वन्य जीवों से संबंधित
शैक्षिक यात्राओं का आयोजन भी कराया जा रहा है। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं बीते कुछ दशकों में भौतिक विकास की दौड़ ने हमारी जीवन शैली को तेजी से बदलने का काम किया है। ये बदलाव पहले भी आवश्यक था और अब भी है, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि अगर हम विकास की दौड़ में प्रकृति, पर्यावरण और वन्य जीवों को पीछे छोड़ देंगे तो हमारा ये विकास हमेशा अधूरा रहेगा और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा एक संशय पैदा करेगा, उनके लिए खतरा पैदा करेगा। इसलिए हमारा प्रयास होना चाहिए कि भौतिक विकास और पर्यावरण का संतुलन हर हाल में बने रहे। जहां हमारे लिए इकोनॉमी जरूरी है, वहीं हमारे लिए इकोलॉजी भी बहुत जरूरी है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व मंच से लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट का आह्वान किया है, जो एक नारा मात्र नहीं है बल्कि धरती मां को बचाने का एक मंत्र है। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी के माध्यम से उत्तराखंड में आने वाले सभी हमारे पर्यटकों से भी ये अनुरोध करना चाहता हूं कि जब भी वो जंगल सफारी या किसी धार्मिक पर्यटन के स्थल पर जाएं तो वहां स्वच्छता का अवश्य ध्यान करें, गंदगी न फैलाएं। हम सभी का ये छोटा सा प्रयास पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बहुत बड़ा कदम साबित हो सकता है। यहां आकर मुझे अच्छा भी लगा कि आप लोगों ने ये वन्य जीव उद्यान बहुत अच्छे से मेंटेन किया है, साफ सफाई है, चारों तरफ हरियाली है। इसके लिए मैं यहां काम करने वाले यहां के जो प्रभारी हैं, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, डॉक्टर्स, आप सभी जो भी यहां की देखभाल करते हैं, उन सभी की मैं सराहना करता हूं। मैं वो सभी प्रशंसा के पात्र हैं। अंत में मैं आज जैसा वन मंत्री जी ने भी अभी और हम लोगों ने वाइल्ड लाइफ जो हमारी बैठक होती है, उस बैठक में अनेक बार बात आती है कि अब लगातार जिस प्रकार से अभी एक पुस्तक का हम लोगों ने विमोचन किया है यहाँ पर, इस पुस्तक में गुलदार के बारे में, अन्य जीव जंतुओं के बारे में बहुत विस्तार से बताया है और अब धीरे धीरे हमारे वन्य जीवों का जो आना है, आगमन है, वो जहां मानव निवास करते हैं उस क्षेत्रों में भी अब उनका आना हो रहा है और इधर के दिनों में मानव वन्य जीव संघर्ष में काफी संख्या में बढ़ोतरी हुई है और इसके कारण से अनेक दुर्घटनाएं हुई हैं। इसके लिए हम लगातार चर्चा करते हैं। अभी माननीय मंत्री जी ने भी कहा कि वन्य जीव संघर्ष में किसी व्यक्ति की जान चली जाती है, उसमें कोई उसके जीवन के साथ कोई कंपनसेशन नहीं हो सकता है, कोई क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती है। और फिर भी मैं घोषणा करता हूं कि क्षतिपूर्ति के दृष्टिगत संघर्ष में मृत्यु की स्थिति में अब ये धनराशि 10 लाख रुपए की जाएगी। अंत में मैं हमारे उन वन विभाग के उन बहादुर कर्मियों को भी हृदय से धन्यवाद करता हूं जो दुर्गम जंगलों में हिंसक वन्य जीवों के बीच रहकर धरती की सेवा कर रहे हैं। वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में हो या हमारे पर्यावरण के संरक्षण के क्षेत्र में हो या हमारे अनेक प्रकार के जो लंबे समय से चले आ रहे हमारे स्रोत हैं, नाले हैं, धारे हैं, गधेरे हैं, उन सभी का संरक्षण किसी न किसी रूप में कर रहे हैं। उनका ये समर्पण निसंदेह प्रशंसा के योग्य है। इसी के साथ मैं सभी का एक बार फिर से धन्यवाद करते हुए और वन्य जीव सप्ताह जो आज कल से प्रारंभ हुआ है, उसकी आप सबको शुभकामनाएं देते हुए, बधाई देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके प्रगत निर्देशों के क्रम में वन विभाग